नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित बत्रा, प्रोफेसर इन फार्मेसी डिपार्टमेंट। फ्रेंड्स, आपका एमबीडी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है वो है सपोजिटरीज प्रोसेस एंड एवोल्यूशन पार्ट सेकंड। ये जीपेट का कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है फार्मास्यूटिक सब्जेक्ट से ये टॉपिक लिया गया है। टॉपिक का नाम है सपोजिटरीज, सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है। और सपोजिटरीज का जो पार्ट फर्स्ट था वो हमने डिस्कस किया था, सपोजिटरीज क्या है, सपोजिटरीज की आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है। और ये जो सपोजिटरीज है हमारे पास डिफरेंट फॉर्म के अंदर अवेलेबल रहती है। वेजाइनल सपोजिटरीज है जिसे कॉमनली आपने पिसरीज के नाम से देखा था। और फिर हमने देखा था कि जो रेक्टम सपोजिटरीज है रेक्टम के अंदर अप्लाइड की जाएगी, क्या इसका साइज होता है। और इसकी एक प्रायर हमने देखी थी, या हम बात करें प्राइम रिक्वायरमेंट देखी थी इसकी, दिस शुड बी मेल्ट इन बॉडी टेम्परेचर, मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जानी चाहिए। क्योंकि हम इसे डिफरेंट कैविटी के अंदर देते हैं, एनास्थेटिक एक्शंस के लिए देते हैं, या हम डायजापम एक्शंस के लिए देंगे। डायजापम जो हमारा ड्रग कैंडिडेट है उस फॉर्म के अंदर हम इसको दे सकते हैं। और एवेक्यूएट करने के लिए फीसिस को देते हैं, जो नॉर्मल एक पैटर्न हम देखते हैं। तो यहाँ आज के सेक्शन के अंदर, आज के सेशंस के अंदर हम ये देखेंगे सपोजिटरीज के अंदर बेसिस कौन कौन से यूज किए जाते हैं, एक्सिपेंट्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, और उन एक्सिपेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हम चाहते क्या हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास में सपोजिटरीज हैं, इसका जो भी हमारे पास में बेस है, ये सपोजिटरीज का बेस है। इसमें हमारा ड्रग कैंडिडेट हमने एंट्रैप करवा दिया है, हमने इसके अंदर हमारा ड्रग कैंडिडेट एंट्रैप करवा दिया है। अब ये ड्रग कैंडिडेट को इस सपोजिटरी बेस से बाहर निकालना है। इसका रेट हम कैसे कंट्रोल करेंगे कि किस रेट के अंदर ये ड्रग कैंडिडेट बाहर निकलेगा, और ये जो सपोजिटरीज बेस है ये डिजोल्व कैसे होगा, किस फॉर्म के अंदर डिजोल्व होगा, और रेट जब हमारी ड्रग बाहर आ जाएगी तो इसका एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म के अंदर होगा। अब एब्जॉर्प्शन जिस कैविटी के अंदर हो रहा है वहाँ पे मूवमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। सेकेंड थिंग हम देखेंगे, हम प्राइमरी रिक्वायरमेंट देखेंगे, ये जो हमारा ड्रग कैंडिडेट बाहर आ रहा है ये हमारे पास में आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर बाहर आ रहा है या अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर बाहर आ रहा है। आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर बाहर आ रहा है या अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर बाहर आता है। यहाँ हम देखेंगे जितना ज़्यादा अनआयोनाइज्ड फॉर्म होगा उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, इफेक्ट आएगा। तो हमें बात करनी है कि ये जो ड्रग है किस कैटेगरी के अंदर बाहर आएगी। तो बेसिक मैंने इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको सिंपल वे के अंदर यही समझा दिया कि सपोजिटरी जो हमारी मैट्रिक्स है ये हमारा बेस है, सपोजिटरीज का बेस मैट्रिक्स है। इसमें से हमें ड्रग को बाहर निकालना है। जब ड्रग बाहर आ रही है तो इसकी पार्टीशनिंग कितनी हो रही है, ये कितना डिवाइड हो रही है, आयोनाइज्ड पार्ट में कितना अनआयोनाइज्ड पार्ट में। हमें मतलब है अनआयोनाइज्ड पार्ट से जिसका हमें इफेक्ट चाहिए। जितना ज़्यादा अनआयोनाइजेशन होगा उतना ही हमें यहाँ पर इफेक्ट देखने को मिलेगा। ये सिंपल सा कंसेप्ट हमें अपने दिमाग के अंदर रखना है। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल सपोजिटरीज बेस। बेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। जो सपोजिटरीज की रिक्वायरमेंट है उसका मेन कंटेंट बेस ही है। सिलेक्शन ऑफ बेस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मस्ट बी मेल्ट एट रेक्टल टेम्परेचर और डिजोल्व इन रेक्टल फ्लूइड, या साधारण शब्दों में 36 की जगह 35 लिखूं तो गलत नहीं है। हमारा एम तो यही है कि भैया बॉडी टेम्परेचर पर क्या हो जाए, ये मेल्ट हो जाए। ठीक है। कंप्लीटली नॉन टॉक्सिक, नॉन इरिटेटिंग टू सेंसिटिव एंड इन्फ्लेम्ड टिश्यू। जो हमारा रेक्टम टिश्यू है, जो हमारा वेजाइनल टिश्यू है, उस टिश्यू के साथ में इस सपोजिटरीज का कोई भी एक्शन नहीं होना चाहिए। साधारण शब्दों में कहें, ये जो सपोजिटरीज बेस है कैसा होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। टिश्यू के साथ में इसका किसी भी टाइप का एक्शन नहीं हो। सेकेंड, साथ साथ टिश्यू के साथ साथ में जहाँ पर रेक्टम सरफेस है चाहे वेजाइनल सरफेस है वहाँ पे एक्शन नहीं हो। साथ साथ हम ये कहना चाहेंगे कंपेटिबल विद ए ब्रॉड वेराइटी ऑफ ड्रग्स। हमारा जो ड्रग्स है उसके साथ भी कंपेटिबल हो। ऐसा नहीं कि टिश्यू के साथ तो एक्शन नहीं है लेकिन ड्रग के साथ में डिग्रेड हो रही है, ड्रग का इफेक्ट नहीं आएगा, या ड्रग के साथ मिलकर कोई तीसरा प्रोडक्ट बना दिया उसका इफेक्ट आएगा। तो मेन कंसेप्ट हमें यहाँ पर क्या याद रखना है कि ड्रग के साथ भी कैसा होना चाहिए, हमारी ये सपोजिटरीज है इनर्ट होनी चाहिए, टिश्यू के साथ भी इनर्ट होनी चाहिए। स्ट्रिंग्स सफिशिएंटली ऑन कूलिंग टू बी रिलीज्ड फ्रॉम द सॉलिड विदाउट द नीड फॉर मोल्ड लुब्रिकेंट्स। अगेन मैंने तुम्हें ऑलरेडी सिंपल सा ये कंसेप्ट बताया था, इसी की बात कर रहा हूँ, यही पॉइंट लिखा। यहाँ से जो मेरे पास में ड्रग रिलीज होगा वो सफिशिएंट
रेट के साथ में रिलीज होना चाहिए, और वो जो ड्रग रिलीज है कंट्रोल्ड मैनर के अंदर होना चाहिए ताकि हमें इसका इफेक्ट मिले। ओके, ये सिंपल से हमने एक प्रॉपर्टीज बात की है बेस की। अब हम बात करते हैं हैज ए मेल्टिंग एंड इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज, मेल्ट होने की उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, जब भी वो मेल्ट हो पाएगा। वाटर नंबर इज हाई होना चाहिए, हाई प्रपोर्शन, यानी कि वाटर सोल्यूबल हो तो बेस्ट है, ठीक है। इट इज स्टेबल ऑन स्टोरेज, डज नॉट चेंज ऑर्डर, कलर, रिलीज पैटर्न। भाई ये हम बात करें हर ड्रग कैंडिडेट के लिए, हर ड्रग फॉर्मुलेशंस के लिए ये रिक्वायरमेंट हमें चाहिए कि स्टेबल होनी चाहिए स्टोरेज पे। जब स्टोरेज कंडीशन है, अब इसकी स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन हो गई, इसको हम नॉर्मल घर पे रख दिए जहाँ 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ये मेल्ट हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेल्टिंग प्रॉपर्टी तो हमें इसकी चाहिए। 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट नहीं होगी तो ड्रग रिलीज होगा नहीं, ड्रग रिलीज होगा नहीं तो हमें एक्शन मिलेगा नहीं। इट इज स्टेबल ऑन स्टोरेज, डज नॉट चेंज ऑर्डर, कलर और रिलीज पैटर्न। जब हमने स्पोर्ट्स चीज बनाई है, जो हम प्री डिटरमाइंड रेट सोचते हैं, उसी रेट से स्पोर्ट्स चीज से ड्रग रिलीज होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, यानी कि किसी भी तरह का डिग्रेडेशन हमें देखने को नहीं मिलना चाहिए। क्लियर कंसेप्ट है अपने दिमाग में ये। कैन बी मैन्युफैक्चर्ड बाय मोल्डिंग आइदर बाय हैंड कंप्रेशन मशीन, हम इसे मोल्डिंग मेथड से बनाएंगे, चाहे हैंड मेथड से बनाएं, चाहे कंप्रेशन मशीन से बनाएं। ओके, फिर हम बात करें एसिड वैल्यू इज बिलो 0.2, ये हमें याद रखना है मेन कंसेप्ट। मैं आपसे इस सेशंस के अंदर कंप्लीट डिस्कस करूंगा कि एसिड वैल्यू क्या होती है। अभी हम बात कर रहे हैं एसिड वैल्यू 0.2 से कम होनी चाहिए। स्पोनिफिकेशन वैल्यू की जो रेंज है 200 से 245 के बीच में होनी चाहिए। आयोडीन वैल्यू हमारे पास 7 से कम होनी चाहिए। आयोडीन वैल्यू क्या है, स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, एसिड वैल्यू क्या है, ये सब पैरामीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स के केस के अंदर जीपेट एग्जाम में हमेशा ये पूछे जाते हैं, तो ये क्या होते हैं इन सब का हम डिस्कशन करेंगे। अभी हम बात करें एक आइडियल जो हमारे पास स्पोर्ट्स है, उसकी अगर मैंने आपसे एसिड वैल्यू पूछी तो 0.2 से कम होनी चाहिए। स्पोनिफिकेशन वैल्यू पूछता हूँ तो 200 से 245 के बीच में होनी चाहिए। आयोडीन वैल्यू हमेशा 7 से कम होनी चाहिए। अब हम बात करें सबसे पहले स्पोर्ट्स बेस की स्पेसिफिकेशन, या हम बात करें प्राइमरी रिक्वायरमेंट हमारे पास में क्या होती है स्पोर्ट्स बेसिस की। ओरिजिन एंड केमिकल कंपोजिशन, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शंस कंपोजिशंस का हम यहाँ पे देंगे। ये हमारे पास में स्पोर्ट्स बेस नेचुरल फॉर्म के अंदर भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, या हम जो हमारे पास में नेचुरल हैं उनके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस कर देते हैं। कोका बटर का एग्जांपल इसके अंदर मैं आपको दूंगा। फिजिकल और केमिकल इनकम्पेटिबिलिटीज विद अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मे बी प्रिडिक्टेड इफ द एग्जैक्ट formula composition is known including preservative, antioxidant and emulsifying। सिंपल सी बात ये कहना चाहता है, ये बात ये कहना चाहता है कि हम जो स्पोर्ट्स बेस ले रहे हैं, हम जो स्पोर्ट्स बेस यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, इस स्पोर्ट्स बेस का ड्रग के साथ तो मैंने बोल ही दिया कि भाई इनर्ट होना चाहिए, किसी भी टाइप का कोई भी एक्शन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर लूँ इसका एक्शन, जो अदर एक्सिपिएंट्स हैं, जैसे मैं बात कर लूँ एंटीऑक्सीडेंट की बात कर लें, या हम बात कर लें प्रिजर्वेटिव्स की बात कर लें, तो इनके साथ भी ये कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। इनके साथ इनका कोई एक्शन हमें अलग से नहीं दिखना चाहिए। ये कंसेप्ट हम अपने दिमाग के अंदर बनाकर चलेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग रेंज। सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट ही हमने किसकी बात की है, मेल्टिंग रेंज की बात की है। स्पोर्ट्स बेस डू नॉट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, इमीडिएटली मेल्ट नहीं होने चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मेल्ट धीरे धीरे हो। एक साथ अगर मेल्ट हो गया स्पोर्ट्स बेस तो एक साथ ड्रग रिलीज कर देगा डायरेक्ट। वो मान लिया कंप्लीटली ड्रग अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर है तो डायरेक्टली टिश्यू फ्लूइड से एब्जॉर्ब होकर ब्लड स्ट्रीम में पहुंचेगी और टॉक्सिक इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे प्राइमरी रिक्वायरमेंट मेल्टिंग पॉइंट की तो है, मेल्ट शुड बी मेल्ट होना चाहिए स्पोर्ट्स बेस, लेकिन इमीडिएटली मेल्ट नहीं होना चाहिए। एक कंट्रोल्ड मैनर्स के अंदर स्पोर्ट्स बेस क्या होना चाहिए, मेल्ट होना चाहिए। बस यहाँ पे हम यही आपसे बात करना चाहते हैं। मेल्टिंग रेंज इज यूजली डिटरमाइंड बाय विले मेल्टिंग पॉइंट। विले मेल्टिंग पॉइंट से, कैपिलरी मेल्टिंग पॉइंट से, इनिसिपिएंट मेल्टिंग पॉइंट से चेक की जाती है। ये क्या है आपको याद रखने की नीड नहीं है, केवल नाम याद रखें कि मेल्टिंग होने की, मेल्ट होने की जो स्पीड है, या जो अपने बात करें डिटरमाइंड स्टेप है मेल्ट होने का, किस वे से मेल्ट होगा, क्या स्पोर्ट्स बेस पूरा मेल्ट हो जाएगा,
नहीं होना चाहिए पूरा मेल्ट। हम तो ये रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि स्पोस्ट्रीज बेस पूरा मेल्ट नहीं हो, और स्पोस्ट्रीज किस स्पीड से मेल्ट होगी, ये सारे डिटर्मिनेशन विले मेल्टिंग पॉइंट से, कैपिलरी मेल्टिंग पॉइंट से और इनिसिपेंट मेल्टिंग पॉइंट से हम करते हैं, ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉलिड फैट इंडेक्स SFI। वन कैन डिटरमाइन द सोल्डिफिकेशन and melting ranges of fatty acid as well as the molding characters, सरफेस फील एंड हार्डनेस ऑफ द बेस। ये सब चेक किए जाते हैं। सॉलिड फैट इंडेक्स के अंदर हम क्या चेक कर रहे हैं, मेल्टिंग रेंज को चेक कर रहे हैं, और वो सोल्डिफाई वापस, जैसे फॉर एग्जांपल 35 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया तो ये हमारे पास में स्पोस्ट्रीज बेस मेल्ट हो गया। 20 डिग्री सेंटीग्रेड आया तो अब ये क्या हो गया है, सोल्डिफाई हो गया है। क्या हो गया है, सोल्डिफाई हो गया। तो ये सब चीज़ें हम चेक कर रहे हैं किस टेम्परेचर पर वो सोल्डिफाई हो रहा है, और सोल्डिफाई होने के बाद उसकी सरफेस हमें किस तरह की दिखाई देती है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर चेक करते हैं। ए बेस with sharp drop in solid over a short temperature span proves brittle if molded टू क्विकली। यहाँ पर हम सिंपल ये बात करना चाहते हैं, आइडियली क्या होता है, एक स्पोस्ट्रीज बेस सारी फुलफिल रिक्वायरमेंट हमें नहीं दे पाता तो हम यहाँ पे मिक्सचर्स ऑफ स्पोस्ट्रीज बेस भी कई बार सेलेक्ट करते हैं, या कुछ अदर हम इसके अंदर एक्सिपेंट्स ऐड करते हैं जो इस स्पोस्ट्रीज बेस को क्रैक होने से बचाए जब ये नॉन मेल्टिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहता है। ये हमें यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट हम यहाँ पे आपसे बात करें सोल्डिफिकेशन पॉइंट क्या होता है। दिस टेस्ट अलाउ टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर्ड टू सोल्डिफाइंग द बेस व्हेन इट इज चिल्ड इन द मोल्ड। सोल्डिफाई होने में उसको कितना टाइम लग रहा है, ये एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, हम ये कह सकते हैं। जब भी हम स्पोस्ट्रीज बेस बना रहे हैं तो स्पोस्ट्रीज बेस को हमने मेल्ट कर रखा है, उसके अंदर हम अपना ड्रग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ड्रग उसके अंदर एम्बेडेड कर रहे हैं, ड्रग पार्टिकल एम्बेडेड कर रहे हैं। उस टाइम उसको जब मिक्सर हमने बना दिया है, मेल्ट कर दिया है कंट्रोल टेम्परेचर के अंदर, जिस टेम्परेचर पे हमारी ड्रग डिग्रेड ना हो उस टेम्परेचर को भी माइंड में रखना है। उसके बाद एम्बेडेड करने के बाद उस स्पोस्ट्रीज को सोल्डिफाई होने में कितना टाइम लगेगा, वो उसका सोल्डिफिकेशन पॉइंट कहलाता है। सोल्डिफाई कोई भी बेस कब होगा, जब हम क्या करेंगे, उसका टेम्परेचर कम करेंगे। नॉर्मल सी बात है, सोल्डिफाई का टेम्परेचर हमेशा बिफोर कैसा होगा, बिफोर या बिलो, सॉरी बिफोर की जगह पे अगर मैं लिखूं बिलो मेल्टिंग पॉइंट ही होगा। इसका टेम्परेचर जो भी होता है मेल्टिंग पॉइंट के बिलो ही होगा। ये 25 होगा, 20 होगा, 18 होगा, डिपेंड करता है किस टाइप का हमने बेस लिया हुआ है। और अगर हम ये टेम्परेचर और रिड्यूस करेंगे तो सोल्डिफाई और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। क्लियर कंसेप्ट हमें याद रखना है। If the interval between the melting point and solidifying point is 10 centigrade or more, time required for solidification may have to sorted for a more efficient manufacturing process। इसने सिंपल सी बात कह दी भाई, मैंने कहा 35 सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, मेल्ट होता है। अब मैं कह रहा हूँ 25 सेंटीग्रेड पर ये क्या हो जाए, सोल्डिफाई हो जाए। क्या हो जाए, सोल्डिफाई हो जाए। तो डिफरेंस यहाँ पे मेरे को कितना दिख रहा है, 10 सेंटीग्रेड। कितना दिख रहा है, 10 सेंटीग्रेड दिख रहा है। अब ये इंटरवल अगर मेरे पास 10 सेंटीग्रेड है तो ठीक है, या इससे ज़्यादा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर सोल्डिफिकेशन मे हैव टू सॉर्टेड फॉर ए मोर एफिशिएंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर यानी कि अगर मैं अपनी स्पोस्ट्रीज को और अच्छा करना चाहता हूं तो मेरे को ये जो टाइम है ना, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर इससे ज़्यादा टाइम हो रहा है, मे हैव टू सॉर्टेड, अपने को सॉर्टेड करना पड़ेगा सोल्डिफिकेशंस के लिए। अगर मैं इस टाइम को बढ़ा दूंगा तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या एफिशिएंट स्पोस्ट्रीज मेरे को यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। ये कंसेप्ट यहाँ पे हमने आपको बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी वैल्यू क्या होती है। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दैट वुड न्यूट्रलाइज द एसिडिक एसिड यूज्ड टू एसिलाइटेट 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट को एसाइलेट करने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो अमाउंट जो एसिटिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे, हाइड्रोक्सी वैल्यू कहलाता है। सिंपल अपने दिमाग में याद रखना, डेफिनेशन बार बार पूछी जाती है। क्या कह रहा हूं, मेरे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम का वो अमाउंट जो किसको न्यूट्रलाइज कर दे, एसिडिक एसिड को। 1 ग्राम फैट के अंदर मेरे पास 1 ग्राम फैट है, उसके अंदर जो एसिटिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हाउ मच अमाउंट ऑफ द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज नोन एज द हाइड्रोक्सी वैल्यू। ये हाइड्रोक्सी वैल्यू
किस केस के अंदर हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर हम फैटी बेस लेते हैं, यानी कि वाटर इनसोल्यूबल बेसिस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ग्लिसरेडिहाइड जो हमारे पास में है, वाटर इनसोल्यूबल जो हमारे पास में बेस हैं, स्पोस्ट्रीज हैं, उन केस के अंदर हम यहाँ पे हाइड्रोक्सी वैल्यू की बात करते हैं कि हाइड्रोक्सी वैल्यू क्या होती है। इसी मैनर्स के अंदर हम बात करेंगे स्पोनिफिकेशन वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे, वहाँ पे भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर ये है न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स, बस ये याद रखना है। और वहाँ पे हमारे पास में था न्यूट्रलाइज द एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड की अगर बात कर लेंगे तो हाइड्रोक्सी वैल्यू है, अगर मैं फ्री फैटी एसिड्स की बात कर लूंगा तो वो स्पोनिफिकेशन वैल्यू है, बस ये याद रखना है। और स्पोनिफिकेशन वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है 200 से लेकर 240 के बीच में होनी चाहिए, 245 के बीच में होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कशन किया है। ये देखो जो मेरे पास स्पोनिफिकेशन वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, 200 से 245 के बीच में होनी चाहिए, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम आगे चलें, यहाँ पे आयोडीन वैल्यू, इट इज द नंबर ऑफ आयोडीन। अब यहाँ पर भाई अभी तक तो हम बात कर रहे थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे, इट इज द नंबर ऑफ आयोडीन that react with 100 gram of fat or other unsaturated material. The possibility of decomposition of moisture, acids, oxygen increase with higher iodine value. हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि ये जो हमारी स्पोस्ट्रीज बनी है इसका डीकम्पोजिशन किस किस कंडीशन में हो सकता है, क्या ये एनवायरनमेंट का हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल एब्जॉर्ब कर रही है या नहीं कर रही, करेगी तो डीकम्पोजिशन नॉर्मल सी बात है हो जाएगा। तो जो हमारी स्पोस्ट्रीज बनी है इसकी जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ये स्टेबल रहेगी या नहीं रहेगी, इस स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए हम आयोडीन वैल्यू डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ आयोडीन दैट रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ फैट। और ये कौन सी फैट है, हमारे पास में अनसैचुरेटेड फैट होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ डीकम्पोजिशन को चेक करने के लिए किया जाता है। इसी तरह से हम बात करें वाटर नंबर की, किसकी बात करें, वाटर नंबर की बात करते हैं। इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड 100 ग्राम ऑफ फैट, यानी कि कितना वाटर का अमाउंट मैंने फैट के अंदर डिजोल्व किया। एक्चुअलिटी में मेरा एम सारा घूम फिर कर यही आ रहा है इन सब के साथ में कि मेरी ड्रग ना अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर रहे। मेरी ड्रग किस फॉर्म के अंदर रहे, अनआयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर ही ड्रग मैक्सिमम बाहर आए, क्योंकि ये ड्रग का वो फॉर्म है जो क्या होने वाला है, एब्जॉर्ब होने वाला है और जो मुझे क्या देने वाला है, एक्शन देने वाला है। अगर मेरी ड्रग का आयोनाइजेशन हो गया है तो भैया मैक्सिमम आयोनाइजेशन हो गया है तो इफेक्टिव नहीं है स्पोस्ट्रीज मेरे पास में। इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन ग्राम दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हम कोशिश यही करते हैं कि वाटर का अमाउंट मिनिमम हमें स्पोस्ट्रीज के अंदर ऐड करना पड़े। द वाटर नंबर कैन बी इंक्रीज्ड बाय द एडिशन ऑफ द सरफेस एक्टिव एजेंट्स। सरफेस एक्टिव एजेंट्स अगर हमने यूज किए हैं तो वाटर का अमाउंट हमें ज़्यादा उसके अंदर डालना पड़ेगा, जो कि फिजिबल हम चाहते हैं कि ना करें। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू मैंने बताया था 0.2 से कम होनी चाहिए, लगभग 0.2 से मैक्सिमम रेंज है 0.2 की, 0.2 से हमेशा कम होनी चाहिए। इट इज द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वापस आ गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड्स इन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेज। 1 ग्राम फैट के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का वो अमाउंट जो न्यूट्रलाइज कर रहा है फ्री फैटी एसिड को। लो एसिड वैल्यू और एब्सेंस ऑफ एसिड वैल्यू इज इंपॉर्टेंट फॉर गुड स्पोस्ट्रीज बेस, ये याद रखना है। मैक्सिमम हमारे पास में कितनी हो सकती है, 0.2 हो सकती है। हमेशा हमें हमारी कंडीशन क्या होनी चाहिए, लेस देन 0.2 होनी चाहिए। ये तो मैक्सिमम मैंने बताया, मैक्सिमम इतनी हो सकती है और ना हो तो बेस्ट है हमारे पास में। एसिड वैल्यू की बात की हमने, तो ये हमने यहाँ पर क्या देखा, स्पोनिफिकेशन वैल्यू देखी है, एसिड वैल्यू देखी है, जो हमसे बार बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ये तो ये कुछ अपने को सिंपल डेफिनेशंस याद रखनी है क्या होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोस्ट्रीज बेस। मेनली 3 टाइप्स के स्पोस्ट्रीज बेस यूज किए जाते हैं, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। पहला है फैटी बेस, दूसरा है हाइड्रोफिलिक स्पोस्ट्रीज बेस, तीसरा है वाटर डिस्पर्सिबल बेस। तो यहाँ नाम से ही हमें इंडिकेशन मिल रहा है, क्या इंडिकेशन मिल रहा है कि भाई ये जो फैटी बेस है ना, ये तो हमारे पास में कैसे हैं, वाटर इनसोल्यूबल हैं। तो भाई उन ड्रग के लिए तो बेस्ट है जो वाटर इनसोल्यूबल है ना।
हाइड्रोफिलिक बेस क्या है हमारे पास में, क्या है ये, वाटर सोल्यूबल है। कैसे हैं ये बेस, वाटर सोल्यूबल है। तो क्या रिक्वायरमेंट है, क्या सिंगल बेस से हम स्पोर्ट्रीज बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। क्या कॉम्बिनेशन यूज करें, बिल्कुल कर सकते हैं। इनका जो सिलेक्शन है, वाटर डिस्पर्सिबल बेस भी वाटर के अंदर सोल्यूबल है, लेकिन इनके कंपेयर में कम है, हाइड्रोफिलिक स्पोर्ट्रीज बेस के कंपेयर में कम है। इनका एम ये है, इनका सिलेक्शन हम किस बेस पर करें। देखो इन सब की प्रॉपर्टीज की अगर हमने बात की तो प्रॉपर्टीज की मैंने पहले ही आपसे बात कर ली, कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। अब इनर्ट विद बॉडी फ्लूइड के साथ होने चाहिए, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, या हम यहाँ पे बात करें जहाँ भी ये जा रहे हैं उस बॉडी सरफेस के साथ भी होने चाहिए। फिर मैंने बात की और भी इनर्ट कहाँ होने चाहिए, विद एपीआई, जो हमारी ड्रग है उसके साथ होने चाहिए। और कहाँ होने चाहिए, विद हमारे एक्सिपेंट्स, फॉर एग्जांपल मैंने प्रिजर्वेटिव डाल दिए, ठीक है, या मैं डाल दूं सरफेस एक्टिव एजेंट, क्या डाल दूं, सरफेस एक्टिव एजेंट डाल दूं। तो इन सब के साथ में ये सब कैसे होने चाहिए, इनर्ट होने चाहिए। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है स्पोर्ट्रीज की। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फैटी बेसिस की। और फैटी बेसिस के अंदर जो हमारे पास सबसे मोस्ट कॉमन जो बेस है जो यूज होता है वो है कोका बटर। आपको याद रखना है, थियोब्रोमा ऑयल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि नाम ही इंडिकेट कर रहा है भाई ये हमारे पास में क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। पहली बात हमें ये इसके अंदर याद रखनी है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड स्पोर्ट्रीज बेस, मोस्ट कॉमन है, याद रखेंगे। सेटिस्फाई द मैनी रिक्वायरमेंट फॉर आइडियल स्पोर्ट्रीज बेस, ब्लेंड है, नॉन रिएक्टिव है, मेल्टेड, बॉडी टेम्परेचर है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। कोका बटर इज ए ट्राईग्लिसराइड, ग्लिसरडिहाइड है, येलोइश वाइट सॉलिड, ब्रिटल फैट है, स्मेल्स एंड टेस्ट लाइक चॉकलेट है। तो फ्रेगनेंस भी इसकी अच्छी है, टेस्ट भी इसका अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट मैंने आपको बताया 30 to 35 सेंटीग्रेड के बीच में है। आयोडीन वैल्यू की बात करें तो 34 से 38 के बीच में है। एसिड वैल्यू इज़ नो हायर देन 4, एसिड वैल्यू 4 से ज़्यादा नहीं है, जबकि मैंने कहा 0.2 से कम होनी चाहिए। थोड़ा सा हमें ड्रॉबैक यहाँ देखने को मिल रहा है, लेकिन हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। बिकॉज कोका बटर कैन मेल्ट एंड रैंसिड, क्यों है, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है जल्दी, इस कारण से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम बात करें, ये प्रॉपर्टीज तो अच्छी चल रही हैं, ये भी हमारे पास अच्छी चल रही हैं। अब हम बात करें, आयोडीन वैल्यू भी सही है, लेकिन यहाँ हमें दिक्कत आ रही है एसिड वैल्यू पे, जो है नो हायर देन 4 से ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन 4 भी हम चाहते हैं कि ना हो। तो ये सब कुछ हमारे पास में क्या है, कोका बटर की प्रॉपर्टीज़ है, वाइडली यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि ये चीपेस्ट है, रेडियली अवेलेबल है हमारे पास में। तो इस तरह की कंडीशंस मैक्सिमम फॉलो करते हैं कि बेस को यूज करें। ड्रॉबैक की अगर अब मैं आपसे बात कर लूँ, रैंसिडिटी एंड स्लो डिटोरिएशन ड्यूरिंग स्टोरेज। जब हमने इसको स्टोर कर दिया है, जब हमने इसको स्टोर कर दिया है तो यहाँ से धीरे धीरे क्या होने लगेगा, डिग्रेड होने लगेगा, या हम बात करें धीरे धीरे स्लोली क्या होने लगेगा, मेल्ट होने लगेगा। क्या होने लगेगा, स्लोली मेल्ट होने लगता है। और थोड़ा सा भी अगर वार्म वेदर आ गया तो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट हमें कहाँ दिख रही है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही हमें ये मेल्ट होता ऑलमोस्ट दिखता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें, लिक्विफाई व्हेन इनकॉर्पोरेटेड विद सर्टेन ड्रग्स सच एज वोलाटाइल ऑयल, क्रिसोट, फिनोल एंड क्लोरल हाइड्रेट। वोलाटाइल ऑयल है, फिनोल है या क्लोरल हाइड्रेट है, इन सब ड्रग कैंडिडेट के साथ में ये क्या हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है। क्योंकि यार वोलाटाइल है तो नेचुरल सी बात है, लिक्विफाई होगा ही होगा। लो कॉन्ट्रैक्टिलिटी ड्यूरिंग सोल्डिफिकेशन, स्पोर्ट्री विल एडियर टू द मोल्ड एंड विल बी नेसेसिटीज यूज ऑफ लुब्रिकेंट। इसको जब भी हम यूज कर रहे हैं ना, ऑलवेज रिक्वायर्ड लुब्रिकेंट। क्यों, एडियरेंस प्रॉब्लम आ रही है, क्या आ रही है, ऑलवेज रिक्वायर्ड लुब्रिकेंट। अब लुब्रिकेंट के साथ भी ये कैसा होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए, इनर्ट होना चाहिए। लुब्रिकेंट सिलेक्शन हमें यहाँ पे चाहिए। सेकंड थिंग, एडियरेंस प्रॉब्लम आती है हमें। और फिर हम बात करें सोल्डिफिकेशन, जल्दी से सोल्डिफाई नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूँ स्पोर्ट्रीज, ये मैं नहीं, स्पोर्ट्रीज ये चाहती है, जो भी अगर हमारे पास में स्पोर्ट्रीज बेस है, अगर वो 35 सेंटीग्रेड पर लिक्विफाई हो गया है, मेल्ट हो गया है फॉर एग्जांपल, तो मैं चाहता हूँ अगर मैं उसका टेम्परेचर 25 कर दूँ तो 25 पे वो मेल्ट हो जाए। इससे बेनिफिट क्या होगा, मान लिया टेम्परेचर अगर थोड़ा सा कम हुआ तो वो मेल्ट
हो जाएगा। अब मान लो वो मेल्ट होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इतना रिड्यूस टेम्परेचर तो हमें एनवायरनमेंट में नहीं मिलने वाला है। तो ये अल्टीमेटली कहीं ना स्टेबिलिटी को प्रोमिनेंट कर रहा है, सोल्डिफिकेशन पॉइंट 10 सेंटीग्रेड डिफरेंस के अंदर हो। क्या कहना चाहता हूँ, मैंने डिस्कस किया है 35 पर मेरे पास में अगर ये मेल्ट हो रहा है तो मैं चाहता हूँ यार 25 तक तो ये वापिस सोल्डिफाई हो जाए, मैक्सिमम 10 सेंटीग्रेड के अंदर ये सोल्डिफाई हो जाए। अब ये इस पे भी सोल्डिफाई नहीं हो, 20 सेंटीग्रेड पे हो, तो 20 सेंटीग्रेड तो टेम्परेचर मुश्किल है भाई एनवायरनमेंट में आना, है ना, अपने इंडियन के अंदर जो अपना ये राजस्थान का एरिया है पर्टिकुलर, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पर इनकी स्टोरेज तो मोर स्पेसिफिक हो गई, स्टेबिलिटी हमें मेंटेन करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ पर हमारा टेम्परेचर 25 के आसपास रहता है तो हमें रिस्क नहीं है कि ना हाँ ये स्पोस्टेज हमारी मेल्ट हो जाए। और कोका बटर की एक आदत और एक हैबिट और है कि वो धीरे धीरे खुद ही क्या होता रहेगा, लिक्विफाई होता रहेगा। क्वालिटी ऑफ कोका बटर वेराइज विद ओरिजिन एंड ट्रीटमेंट, बहुत सारी वेराइटी मिलती है, अलग अलग मिलती है। वाटर नंबर इसका कैसा है, लो है। दिस कुड बी इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ 5 to 10% ऑफ ट्विन 60। ट्विन हमें 60 डालना पड़ता है इसके अंदर, ट्विन 60 एंड ट्विन 80 दो कैटेगरी आती है। सरफेक्टेंट है एक्चुअलिटी में ये हमारे पास में, दूसरे साधारण शब्दों में कहूँ यहाँ पे, और मेरे को क्या चाहिए, सरफेक्टेंट चाहिए। क्यों, क्योंकि इसका वाटर नंबर कैसा है, लो है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सरफेक्टेंट की नीड होती है। लीकेज फ्रॉम द बॉडी, बॉडी के अंदर लीकेज जैसा फील होता है, यानी कि इमिडिएटली ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा हाई टेम्परेचर पर। तो ये हमने कुछ ड्रॉबैक देखे किसके, कोका बटर के, कि हमें यहाँ पे लुब्रिकेंट की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि क्या है, एडियरेंस प्रॉब्लम है, और सरफेक्टेंट भी हमें यहाँ पे चाहिए। क्लियर है। तो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं डिसएडवांटेज के बाद। एडवांटेज ऑफ कोका बटर, कोका बटर की एडवांटेज कौन कौन सी होती है। सबसे पहले नॉन रिएक्टिव, ऑलरेडी बता दिया, एपीआई के साथ में नॉन रिएक्टिव है। जो हमारे प्रिजर्वेटिव हैं, जैसे कि हमने बात की, हमारे सरफेस एक्टिव एजेंट्स हैं उनके साथ में है। जो हमारी बॉडी कैविटी के अंदर जाएगी, बॉडी सरफेस के साथ में नॉन रिएक्टिव है। और बॉडी का जो फ्लूइड है उसके साथ भी ये सारे के सारे क्या हैं, हमारे नॉन रिएक्टिव हैं। दैट इज़ ए गुड क्वालिटी। मेल्ट हो जाता है, बहुत बढ़िया है। ये तो 30 सेंटीग्रेड पे ही मेल्ट हो जाता है। अगर हम इसकी थोड़ी सी स्टोरेज कंडीशन को प्रॉपर मैनेज कर लें तो बेस्ट है। सोल्डिफिकेशन पॉइंट 12 से 13 सेंटीग्रेड है, ठीक है, काम चलाएंगे, डिफरेंस है। लेकिन 10 सेंटीग्रेड से कम हो तो और ज़्यादा बढ़िया है, डिफरेंस आना चाहिए। तो सोल्डिफिकेशन पॉइंट 12 से 13 सेंटीग्रेड पर क्या हो रहा है, बिलो द मेल्टिंग पॉइंट। मैंने मेल्टिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल 35 सेंटीग्रेड माना, तो अगर ये हमारे पास में 12 सेंटीग्रेड बिफोर आ जाए, 23 सेंटीग्रेड पर क्या हो गया, ये मेल्ट हो गया है। या हम बात करें 22 सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो गया। आइडियली तो हम कहते हैं कि ये डिफरेंस मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 10 सेंटीग्रेड होना चाहिए। लेकिन 2-3 सेंटीग्रेड ज़्यादा है तो देर आर नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, मैनेज करेंगे क्योंकि चीप है। ड्यूरिंग फॉर्मुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इमल्सन कैन बी एडेड इन कंसंट्रेशन 5 to 10% टू कीप इनसोल्यूबल ड्रग सस्पेंडेड। हम इमल्सन्स इसके अंदर डाल सकते हैं जो हमारी ड्रग पार्टिकल हैं सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट रहे। तो ये कुछ बेस्ट क्वालिटीज है जिसके कारण इसको वाइडली यूज्ड किया जाता है। इंक्रीज्ड concentration of water soluble drug lead to decrease melting point until electric point is obtained। अब यहाँ पर ये क्या है, अगर हम वाटर सोल्यूबल ड्रग की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देंगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिक्रीज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जो कि ना हम चाहते हैं कि ना हो, ठीक है। और स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर अगर हम स्टोरेज कंडीशन इसकी मैनेज कर लें तो अपन कह सकते हैं कि इसको हम बना सकते हैं। तो कहने का मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी मैं तुम्हें ये कहूँ, जो वाटर सोल्यूबल ड्रग्स है ना उसके लिए तो हम कहेंगे कि ये नॉट सूटेबल है। सूटेबल अगर हमें बनाना है, सूटेबल विद प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन, तो हमें यहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी। तो वाटर इनसोल्यूबल ड्रग के लिए तो बेस्ट है। अगर मैं बात करूं विच वन ड्रग इज बेस्ट फॉर द कोका वाटर, तो वाटर इंसोल्यूबल है। वाटर सोल्यूबल के लिए हमें स्टोरेज कंडीशन मोर प्रोमिनेंट बनानी पड़ती है क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो और ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। Melted coca butter is viscous which help in incorporation of drug. The difference in melting point and solidification point is large to give chance for incorporation of the drug। बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है ये। कहना क्या चाहता है, विस्कस है, विस्कस है तो उसके अंदर ड्रग एम्बेडेड हमारी अच्छे से हो जाएगी। और सोल्डिफिकेशन पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के अंदर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है तो ये हमें चांस देता है
अब सोल्डिफिकेशन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मैंने बताया 35 है, ठीक है, और सोल्डिफिकेशन पॉइंट मैंने बताया 13 सेंटीग्रेड रिड्यूस होता है, यानी कि 13 सेंटीग्रेड कम कर लो या 12 सेंटीग्रेड कम कर लो, 12 सेंटीग्रेड, तो ये सोल्डिफिकेशन पॉइंट है। अब इसके बीच में मैं ईजिली बहुत सारी ड्रग को क्या कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट कर सकता हूँ, वाइड रेंज मेरे को मिल रही है, यहाँ पे हम ये डिस्कस आपसे कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड जो हमारे पास में टाइप के बेस हैं, वो है हाइड्रोफिलिक स्पोस्ट्रीज बेस। कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक स्पोस्ट्रीज बेस। नाम अपने आप ही इंडिकेट कर रहे हैं कि ये किस नेचर के हैं, हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, यानी कि वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए कैसे हैं, बेस्ट हैं। कोका बटर मेनली बेस्ट था हमारे लिए, किसके लिए? जो हमारी वाटर इंसोल्यूबल ड्रग थी, या हम बात करें कि लिपोफिलिक ड्रग थी, सस्पेंडेड फॉर्म थी। इसके दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक तो है गिल्सरिन स्पोस्ट्रीज। ये गिल्सरिन स्पोस्ट्रीज खुद एक्ट एज ए बेस की तरह काम करती है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। गिल्सरेटेड जिलेटिन स्पोस्ट्रीज, ये भी स्पोस्ट्रीज बेस की तरह काम किया जाता है। ये जो स्पोस्ट्रीज मैंने बनाई हुई है, क्या ये स्पोस्ट्रीज है? यस है। इसके अंदर बस क्या है कि हम बात करें, इसके अंदर मेडिसिन्स नहीं है, एपीआई नहीं है, तो ये मेरे पास में एक टाइप से क्या है, नॉन मेडिकेटेड स्पोस्ट्रीज है। क्या है? नॉन मेडिकेटेड स्पोस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब मैं अगर इसके अंदर ड्रग इंड्यूस कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, मेरे पास में मेडिकेटेड स्पोस्ट्रीज हो जाएगी। ये स्पोस्ट्रीज बेस हमने पर्टिकुलर वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए प्लान किए हैं। तो गिल्सरिन स्पोस्ट्रीज के अंदर गिल्सरिन, सोडियम स्टीरेट, प्यूरिफाइड वाटर टू मेक अप्रोक्सीमेट प्यूरिफाइड मैटर 5 ग्राम डाला है, और जितनी अगर और नीड है तो 100 ग्राम तक अगर हमें इसे फिलअप करना है तो वाटर से हम इसको कर सकते हैं फुलफिल। गिल्सरिन यहाँ पे हमारे पास में मेन स्पोस्ट्रीज बेस की तरह काम कर रहा है, और वाटर इसके अंदर हमने इंड्यूस किया इनको मिक्सर्स बनाने के लिए। अगेन उसी तरह से गिल्सरेटेड जिलेटिन स्पोस्ट्रीज, यहाँ पे ड्रग अगर मैं डाल दूंगा तो मेरे पास में ये मेडिकेटेड स्पोस्ट्रीज हो जाएगी, ठीक है। ड्रग अगर एब्सेंट है तो मेरे पास में नॉन मेडिकेटेड है। अगर मेरे पास ड्रग नहीं है तो मैं कंपेयर ये सिर्फ किसका अमाउंट ले लूंगा, प्यूरिफाइड वाटर का ले लूंगा, जिलेटिन डाल दूंगा और गिल्सरिन यहाँ पे ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर अगर मैं ड्रग डालूंगा फॉर्मुलेशंस के अंदर जब बना रहा हूँ, तो प्यूरिफाइड वाटर के अमाउंट को मैं क्या करूँगा, कम करूँगा। एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये आया था, जिलेटिन इसका आया हुआ है, तो मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। तो जो हमारे पास गिल्सरेटेड जिलेटिन स्पोस्ट्रीज है, इसके अंदर जिलेटिन एंड गिल्सरिन का क्या रेशो रहता है, तो आपको याद रखना है 2:7 रेशो रहता है। एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है जीपेट एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है। जो नॉर्मली हमारे पास में क्वेश्चन डायरेक्ट इस नाम से नहीं आया था, ये और बता दो, हाइड्रोफिलिक स्पोस्ट्रीज बेस इन द हाइड्रोफिलिक स्पोस्ट्रीज बेस जिलेटिन एंड गिल्सरिन प्रेजेंट इन विच रेशो। गिल्सरिन एंड जो जिलेटिन है हमारे पास में, वो किस रेशो के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ये एक बार क्वेश्चन आया था। तो हमें याद रखना है पर्टिकुलर हाइड्रोफिलिक बेसिस के लिए, पर्टिकुलर इसने नाम नहीं दिया था, ओके। तो किस रेशो में रहते हैं, 2:7 की फॉर्म के अंदर रहते हैं। क्लियर है? ये आप कंसेप्ट अपने दिमाग के अंदर याद रखेंगे। एक अब हम बात करते हैं, गिल्सरिन हमारे पास में क्या है, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल है। अब हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या है, जो एब्जॉर्ब कर लेगा वेपर को, एब्जॉर्ब वाटर वेपर। Their स्पोस्ट्रीज आर पैक्ड इन द मटेरियल दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम द एनवायरमेंटल मॉइस्चर। अब ये हमारे पास में ना एक ड्रॉबैक बन रहा है। क्या बन रहा है? एक ड्रॉबैक बनता है। ड्रॉबैक हमारे सामने क्या आ रहा है कि भाई जो हमारे पास में गिल्सरिन है, और गिल्सरिन तो हमारा मेन बेस है, हम देख रहे हैं यहाँ पे गिल्सरिन 7% है टोटल अपने पास बेस का, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास में गिल्सरिन है 9% है यहाँ पे। तो गिल्सरिन तो मोस्ट कॉमन बेस है हमारा, स्पोस्ट्रीज बेस है। गिल्सरिन बेस ही अगर हम बोल दें ना तो हाइड्रोफिलिक है। अब गिल्सरिन की प्रॉब्लम ये है कि ना वो हाइग्रोस्कोपिक है। अब अगर गिल्सरिन के अंदर ड्रग को एम्बेडेड कर दिया है, और उस ड्रग को हमने ऐसी पैकेजिंग मटेरियल में डाला है, और उस पैकेजिंग मटेरियल से हाइग्रोस्कोपिक वेपर है, तो वो वेपर उस पैकेजिंग मटेरियल से भी वो एब्जॉर्ब कर लेगा, और एनवायरनमेंट से भी कर लेगा। अगर एनवायरनमेंट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है वो पैकेजिंग मटेरियल, तो यहाँ पे स्पेसिफिक पैकेजिंग मटेरियल हमें चाहिए होती है कि किसी भी टाइप का कोई भी जो हाइग्रोस्कोपिक
एनवायरनमेंट है वो इस पॉजिटिव बेस को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो हमारी ड्रग कंप्लीटली डिग्रेड हो जाएगी। तो स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट यहाँ पे हमें चाहिए होती है। द बेस डू नॉट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर बट डिजोल्व इन द सिक्रीशंस ऑफ द बॉडी कैविटी इन विच दे आर इंसर्टेड। तो ये हम बात करें ना, ये दोनों के दोनों हम आपसे बात करें, ड्रॉबैक आ रहे हैं हमारे सामने। ये हमें क्या कह रहा है, स्पेशल पैकेजिंग रिक्वायरमेंट है। क्या है? स्पेसिफिक पैकेजिंग रिक्वायरमेंट की यहाँ पे इन्होंने बात की है कि हमारे पास स्पेसिफिक पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए इसकी। अब डू नॉट मेल्ट एट बॉडी टेम्परेचर, 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन डिजोल्व हो रहा है। ये क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है बॉडी कैविटी के सॉल्यूशंस के अंदर। बॉडी कैविटी का जो हमारा सॉल्यूशन है, चाहिए हमारे पास वेजाइनल कैविटी का सॉल्यूशन है और या हम बात करें रेक्टम का सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर डिजोल्व तो हो जाएगा, लेकिन समस्या पता है क्या आती है? ये सॉल्यूशन बहुत कम है, अप्रोक्सीमेट 2 to 4 ml सॉल्यूशन होता है हमारे रेक्टम में। कितना सॉल्यूशन होता है? 2 to 4 ml, बहुत कम सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशंस के अंदर एक तो मेरे पास कंसेप्ट ये है कि मेरा बेस, मेरा स्पोस्टिज बेस क्या करे, ड्रग को ये खुद मेल्ट हो और ड्रग हमारी क्या हो जाए, बाहर आ जाए, ठीक है, ड्रग बाहर आ रही है। और एक ये हमारे पास में स्पोस्टिज बेस है, ये डिजोल्व होगा। अब ये डिजोल्व होगा तो हमारी ड्रग बाहर आएगी। ये लॉन्गर प्रोसेस है, ये क्या है? लॉन्गर प्रोसेस है। यहाँ पे थेराप्यूटिक इफेक्ट आने में हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। और सेकंड थिंग ये क्या है? एक तो हो गया हमारे पास में लॉन्गर प्रोसेस, ठीक है। सेकंड थिंग पता है क्या हो रहा है? जब ये डिजोल्व होगी तो एक साथ सारी ड्रग बाहर आ जाएगी। यहाँ पे जो ड्रग रिलीज हो रही है ना, वो कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हो रही है, रिलीज होगी ये कंट्रोल्ड मैनर के अंदर, और यहाँ पे होगी एक साथ ही, तो इफेक्ट एक साथ यहाँ पे आएगा। तो अल्टीमेटली ये हम यहाँ पे देख रहे हैं इनकी ड्रॉबैक की बात की, हाइड्रोफिलिक ड्रग के साथ में ये हमें प्रॉब्लम दिख रही है मिलने को। अब हम तीसरी इसके अंदर बात करते हैं पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल बेस की। किसकी बात करते हैं? पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल की। देखिए मैंने आपको बात की यहाँ पे, तीसरा जो हमारे पास में बेस है, पहला फैटी बेस बताया, दूसरा हाइड्रोफिलिक बताया, जिसके अंदर हमें मेनली क्या दिख रहा है? ग्लिसरीन दिख रहा है ना। ग्लिसरीन बेस अगर लिखा हुआ मिल जाए ना किसी बुक के अंदर तो कंफ्यूज मत हो जाना। तीसरा है हमारे पास में वाटर डिस्पर्सिबल बेस। क्या है? वाटर डिस्पर्सिबल बेस है। वाटर डिस्पर्सिबल बेस पे जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको पीईजी के बारे में बता देता हूं। अब मैंने क्या किया है, ये जो ग्लिसरीन है इसको क्या किया है, हटाने की कोशिश की है, रिप्लेस करने की कोशिश की है, यूं समझ लो। मार्केटेड एज कार्बोवैक्स, कार्बोवैक्स के नाम से ये आपको मिलती है। पॉलीइथाइलिन हमारे पास में ग्लाइकोल है, एग्जिस्ट एज ए लिक्विड और वैक्स लाइक सोली डिपेंडिंग ऑन द मोलिकुलर वेट। ये नाम याद रखना, कार्बोवैक्स क्या होता है, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है। देयर वाटर सोल्यूबल, हाइग्रोस्कोपिक एंड वाटर प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एवरेज मोलिकुलर वेट। यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो ग्लिसरीन है इसको मैंने क्या किया है, रिप्लेस किया है इससे। द वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी मेक पॉसिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ स्पोस्ट्री विद वेरियस डिग्री ऑफ हीट स्टेबिलिटी विद डिफरेंट डिसोल्यूशन रेट। तो ये जो ग्लिसरीन की जगह पर इस ग्लिसरीन को मैंने रिप्लेस कर दिया है किससे? PEG से, जिसको मैं कार्बोवैक्स के नाम से जानता हूँ। हालांकि इसकी कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ये बेस्ट सूटेबल हो जाता है, बेस्ट सुटेबल फॉर वाटर सोल्यूबल एजेंट्स के लिए, ठीक है। ये दोनों ही प्रॉब्लम खत्म कर देता है। एक तो भाई ग्लिसरीन की प्रॉब्लम क्या थी, हाइग्रोस्कोपिक थी, ये भी हाइग्रोस्कोपिक है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। दूसरा ये मेल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये कंडीशन हमें PEG क्या कर देगा, फुलफिल कर देता है। तो हम यहाँ पर वाटर सोल्यूबल ड्रग के साथ में जा सकते हैं इनके साथ। तीसरा हमारा जो केस है, तीसरा हमारा जो टाइप्स है बेस का, वो है वाटर डिस्पर्सिबल बेस। क्या है? वाटर डिस्पर्सिबल बेस। सेवरल नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव मटेरियल्स क्लोजली रिलेटेड केमिकली टू PEG एज स्पोस्टिज बेस। जो मैं आपसे कार्बोवैक्स की बात की, कार्बोवैक्स की आपसे बात की है, इस कार्बोवैक्स के साथ में, इस कार्बोवैक्स के साथ में
अगर मैं ऐड कर दूं सरफेस एक्टिव एजेंट्स तो मेरे पास में ये क्या बन जाता है, हमारा वाटर डिस्पर्सिबल बेस बन जाता है। अब हमारे पास में ये जो वाटर डिस्पर्सिबल बेस है इसकी खास बात क्या है, ये दोनों टाइप की ड्रग के लिए कैसा है, सूटेबल है। अब देखो यहाँ पर मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ, बात ये बताना चाहता हूँ, अगर मैंने कोका बटर की बात की थी, किसकी बात की थी, कोका बटर की बात की थी, तो मैंने तुम्हें कहा था ये किसके लिए है, लिपोफिलिक ड्रग के लिए है, ठीक है, लिपोफिलिक ड्रग के लिए सूटेबल है, सूटेबल। फिर मैंने बात की गिल्सरीन बेस की, किसकी बात की, गिल्सरीन बेस की बात की, जो हमने गिल्सरीन की प्रॉपर्टीज देखी, पीईजी भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है, ओके। तो ये जो गिल्सरीन बेस की मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये किसके लिए सूटेबल है भाई, वाटर, या हम बात करें हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए, किसके लिए है, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए, कौन से, गिल्सरीन बेस, या हम इसको क्या क्या कह देते हैं, हाइड्रोफिलिक बेस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक बेस भी। अब इसके अंदर या तो हम यूज कर रहे हैं गिल्सरीन, और गिल्सरीन का सब्स्टिट्यूट हमने क्या लिया है, पीईजी लिया, कार्बोवेक्स लिया, ठीक है। तीसरा मैंने क्या किया है, वाटर डिस्पर्सिबल बेस बना दिया है, क्या बना दिया है, वाटर डिस्पर्सिबल, वाटर डिस्पर्सिबल बेस बना दिया। इसके अंदर हमने ये पीईजी लिया और पीईजी के साथ में हमने क्या डाल दिए, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट डाल दिए, जो ड्रग को भी नॉन आयनिक फॉर्म के अंदर रखेंगे, ठीक है, और वही हम चाहते हैं। अब ये जो वाटर डिस्पर्सिबल बेस है इट इज ए सूटेबल फॉर लिपोफिलिक ड्रग एज वेल एज सूटेबल फॉर हाइड्रोफिलिक ड्रग। भाई तो सूटेबल लिपोफिलिक ड्रग के लिए भी है, हाइड्रोफिलिक ड्रग के लिए भी है, ये कंसेप्ट आप अपने दिमाग के अंदर रखेंगे, क्लियर है। तो बस यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, दिमाग में आपको याद रखना है कि कार्बोवैक्स हमारे पास में किस लिए यूज होती है, वाटर डिस्पर्सिबल भी है और गिल्सरीन बेस के अंदर भी यूज होती है, हाइड्रोफिलिक के अंदर भी होती है। कार्बोवैक्स यूज करने का रीज़न ये है कि हम वाटर सोल्यूबल ड्रग को भी स्पोर्टिव के फॉर्म के अंदर अप्लाइड कर सकें। लेकिन अगर हमें प्लेन लिपोफिलिक ड्रग है तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हम किस पे चले जाएंगे, हमारे कोका बटर पर चले जाएंगे, कोई हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं मिलती है। तो यहाँ हम बात करते हैं वाटर डिस्पर्सिबल बेस की, नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स को हम मिक्स करते हैं पीईजी के साथ और हमारा स्पोस्टिज बेस तैयार करते हैं। इस स्पोस्टिज बेस के अंदर हम बात करें वाटर सोल्यूबल ड्रग्स भी ऐड करेंगे और ऑयल सोल्यूबल ड्रग्स भी ऐड कर सकते हैं। ट्विन एंड स्पान मैं बात करूं, ये मेरे पास में जो ट्विन 80 मैक्सिमम यूज होता है, स्पान यूज होता है, ये क्या है हमारे पास में, नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट हैं। क्या हैं, सरफेस एक्टिव एजेंट हैं, जो हमने किसके साथ में ऐड कर दिए हैं, इनको हमने ऐड कर दिया है पीईजी के साथ। द सरफेस एक्टिव एजेंट्स में बी यूज्ड अलोन, ब्लेंडेड और यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर स्पोस्टिज व्हीकल। यहाँ पे हम ये कहना चाहते हैं पर्टिकुलर एक हमें अगर सरफेस एक्टिव एजेंट्स फुलफिल नहीं करता रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे हम इनके कॉम्बिनेशंस को भी यूज करते हैं, ये हम यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज की, कि जो हमारे पास में डिस्पर्सिबल बेसेज हैं, या हम बात करें कि जो हमारे पास में हाइड्रोफिलिक बेसेज हैं, उनसे ये कैसे बेटर हैं। क्योंकि यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हाइग्रोस्कोपिक नेचर की। तो स्टेबल ऑन स्टोरेज एट एलिवेटेड टेम्परेचर, भाई ये मेल्ट जल्दी हो जाते हैं, ठीक है, और एलिवेटेड टेम्परेचर का मतलब है 35 सेंटीग्रेड तक ये मेल्ट नहीं होने वाले हैं, थोड़ा सा हमें मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। कंपेटिबल विद मैनी ड्रग, मैनी ड्रग का यहाँ पे सीधा सीधा रिलेशन हम किससे बात कर रहे हैं, हाइड्रोफिलिक ड्रग से बात कर रहे हैं। कौन सी ड्रग की बात करते हैं हम यहाँ पे, हाइड्रोफिलिक ड्रग की आपसे बात करते हैं। देखो इसका मतलब ये नहीं है कि ना हमें लिपोफिलिक ड्रग की बात यहाँ पे नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन हमें बेनिफिट क्या होता है, ये रेंज ऑफ हाइड्रोफिलिक ड्रग्स यहाँ पे मिल जाती हैं, जो हम फॉर्मुलेटेड कर सकते हैं विद वाटर डिस्पर्सिबल बेस के साथ में। तो अल्टीमेटली ना जो हमारे पास वाटर बेस हैं उनके साथ तो हम हाइड्रोफिलिक ड्रग्स लगभग नहीं के बराबर ही करते हैं। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, पहले नंबर का जो हमारा कोका बटर है लिपोफिलिक ड्रग के लिए बेटर है, और जो हमारा
वाटर डिस्पर्सिबल बेसिस है, ये दोनों के लिए बेटर है, लेकिन मेनली हम वाटर सोल्यूबल ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको लिपोफिलिक के लिए करेंगे तो कॉस्ट इंक्रीज होगी, सर्फेक्टेंट हमें एडिशनली बॉडी के अंदर इंड्यूस करने पड़ेंगे। नॉन स्पॉट ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन सेंसिटिव। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई शुड नॉट मेल्ट रैपिडली, ठीक है। जैसे ही टेम्परेचर इसका 37, 38 गया तो ये मेल्ट नहीं हो रहे हैं, इनका सोल्डिफिकेशन पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा 12 या 13 सेंटीग्रेड के अंडर में है फ्रॉम द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो इस तरह से कोई भी चांसेस हमें यहाँ पर नहीं मिलते हैं कि इनके अंदर कोई माइक्रोबियल अटैक हो, क्योंकि अगर हमने सिंपल एक्वस डिस्पर्सिबल नॉन डिस्पर्सिबल बेस की बात की थी या वाटर बेसिस की बात की थी, जो हमने बात की आपसे हाइड्रोफिलिक पॉजिटिव बेस की बात की थी, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट की हमें दिक्कत आ रही थी, तो उसके कंपेयर में ये हमें ज़्यादा बेटर देखने को मिलते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट बेसिस हम पढ़ चुके। अब हम बात करेंगे स्पोर्टिव के सेशन थर्ड की। सेशन थर्ड के अंदर मैं आपसे डिस्कस करूँगा इनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर की। इनका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ये किस हिसाब से बनाए जाते हैं। मोल्डिंग मेथड है, डायरेक्ट हम फ्रेम के अंदर बना देते हैं, एक तो हैंड मेथड से पर्टिकुलर स्पोर्टिव का फ्रेम लेते हैं, उसके अंदर ड्रग को और स्पोर्टिव बेस को मेल्ट कर लिया और मेल्टेड फोम को हमने क्या कर दिया है उस फ्रेम के अंदर डाल दिया और टेम्परेचर पर स्टोर कर दिया, पर्टिकुलर कूल टेम्परेचर पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो जस्ट सिंपल प्रोसीजर है ये, ठीक है। दूसरा हम बात करते हैं, अगर हमें लार्ज अमाउंट के अंदर ये स्पोर्टिव बनानी है तो हम इसको कंप्रेशन मेथड से बनाते हैं। क्या टेबलेट कंप्रेशन मेथड के अंदर स्पोर्टिव बनाई जा सकती है? यस, बनाई जा सकती है। इन सब क्वेश्चंस के आंसर आपको कल मिलेंगे। तो हमारा जो थर्ड सेशन है उसके अंदर हम सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग बेस आपसे पढ़ेंगे, सारे कैसे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और क्या क्या इसके अंदर हमें प्रिकॉशंस रखने हैं और क्या ड्रॉबैक रहते हैं डिफरेंट मेथड्स के। सेकंड थिंग हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि इनका इवोल्यूशंस, कि ये हमारा जो स्पोर्टिव बना है, हमारा ये जो स्पोर्टिव बना है बेस, इवोल्यूशन के अंदर हमें मेन यही याद रखना है, हमारा ये जो स्पोर्टिव बेस बना है इसमें से ये जो ड्रग रिलीज हो रही है ना, ये जो ड्रग रिलीज हो रही है कंट्रोल्ड मैनर के अंदर हो रही है या नहीं हो रही है, क्या ये एक साथ रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, ये हमें मेन पैरामीटर क्या करना है, कंट्रोल करना है। एक साथ ड्रग रिलीज नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात, इसके अंदर ये जो ड्रग है क्या वो डिग्रेड हो रही है जब ये पड़ा है, क्या ऑन स्टोरेज ये अपने आप ही डिग्रेड हो रहा है क्या इसका कलर चेंज हो रहा है क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है क्या। तो ये ड्रग रिलीज को ही हमें कंट्रोल करना है। अब ये जो ड्रग रिलीज हो गई है ना, ये आयोनाइज्ड फॉर्म के अंदर है या अनआयोनाइज्ड, पार्टीशन होगा, नॉर्मल सी बात है फ्लूइड के अंदर। ये परसेंटेज किसका ज्यादा है, हम चाहते हैं अनआयोनाइज्ड हमें मिले, क्योंकि यही तो अवेलेबल है फॉर एब्जॉर्प्शन, यही तो हमें क्या देगी, एक्शन देगी। तो इन सब आंसर के साथ कल नेक्स्ट सेशंस के अंदर हम आपसे मिलेंगे, इनके एवोल्यूशन चेक करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।